नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो प्रत्यावर्ती परिपथ है उन्हें सोल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर अपने शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शुद्ध प्रेरकीय परिपथ को। तो देखिए, सेकंड आता है आपके पास में शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। तो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के अंदर देखिए क्या होता है। अपने पास में एक प्रेरकत्व होता है, जैसे यहाँ क्या है, एक प्रेरकत्व है जिसका मान L है और इसके साथ में आपने क्या कर दिया है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ दिया है V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है, ये जो प्रेरकत्व है इसके लिए प्रतिरोध जो है, उस प्रतिरोध का मान क्या है, 0 है। तो इसमें सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, परिपथ के अंदर सिर्फ एक प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है और प्रेरकत्व जो है उसकी प्रेरकत्व का मान कितना है, कैपिटल L है। और इसके साथ में अपने क्या कर रखा है, एक वोल्टता स्रोत जोड़ रखा है V = V0 sin ओमेगा t। तो क्रिचॉफ का नियम देखिए आपको क्या बताएगा। क्रिचॉफ का नियम बताता है कि VL जो है वो क्या होगा, V के इक्वल होगा। यानी जितने आपके पास में वोल्टता स्रोत जुड़े हुए हैं उन सभी का बीजीय योग वोल्टता पतनों के बीजीय योग के बराबर होगा। तो यहाँ एक वोल्टता स्रोत आपके पास में जुड़ा हुआ है V = V0 sin ओमेगा t और विभव पतन के लिए सिर्फ आपके पास में एक प्रेरकत्व है जिसके लिए वोल्टता का मान कितना आ जाएगा, VL आ जाएगा। तो VL किसके बराबर होगा, V के। ये मान यहाँ से उठा करके इसमें रखें तो VL इक्वल देखिए क्या बनेगा, V0 sin ओमेगा t। और VL जो आपके पास में है, VL का अगर आप लोग मान रखोगे तो ये आएगा L di/dt और किसके इक्वल, V0 sin ओमेगा t के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास में समीकरण क्या बन जाती है, L di/dt = V0 sin ओमेगा t। आगे देखिए इसमें, अब यहाँ से आप लोग मान निकाल लोगे di का, di और किसके इक्वल, ये आएगा V0/L, ये L इसके भाग में और ये बनेगा sin ओमेगा t और साथ में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, देखिए जितने भी अपने परिपथ पढ़ रहे हैं इसके अंदर वोल्टता के मान आपको क्रिचॉफ के नियम से प्राप्त हो जाएंगे और सिर्फ आपको किसका मान ज्ञात करना होगा, धारा I का मान ज्ञात करना होगा। धारा I का मान या तो ओम के नियम से सीधा आ जाएगा या फिर आप लोगों के पास में कुछ ऐसी कंडीशंस बनेगी जहाँ से समीकरण को देखने से आपको पता चल जाएगा कि इसका समाकलन करना पड़ेगा या इसका अवकलन करना पड़ेगा। जैसे अभी के लिए आपको जो समीकरण दिखाई दे रही है, यहाँ से I का मान आपको ज्ञात करना है, पर ये जो समीकरण है इसके अंदर I जो है वो किसके साथ में लिखा गया है, अवकलन के साथ में लिखा गया है। और अवकलन के साथ में लिखे होने की वजह से इसको अगर अपने हटाएं तो दोनों तरफ समीकरण का क्या करना पड़ेगा, आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे आप लोग समाकलन करने पर तो समाकलन करोगे आप लोग इसका di V0/L और sin ओमेगा t और dt। इससे ये मान बनेगा आपका I और ये वाला मान बनेगा V0/L। क्या बनेगा, V0/L बनेगा। और आपके पास में समाकलन होगा किसका, सिर्फ और सिर्फ sin ओमेगा t का। ठीक है, समाकलन सिर्फ किसका होगा, यहाँ पर sin ओमेगा t का होगा, क्योंकि V0/L जो है वो कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा। और आप लोग करोगे सिर्फ समाकलन किसका, sin ओमेगा t का। तो sin ओमेगा t का समाकलन किस में आता है, ये आता है कोस के अंदर और इसके साथ साथ क्या आएगा, माइनस का। तो ये बनेगा माइनस का कोस ओमेगा t। परंतु आप लोग देख सकते हो यहाँ कि ये ओमेगा t है न कि t है, इसलिए ओमेगा t का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करोगे सिर्फ ओमेगा आएगा और इसका क्या करना पड़ेगा, आपको भाग लगाना पड़ेगा। समाकलन का काम यहाँ पर अपना कंप्लीट हुआ। अब आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ से आप लोग लिखोगे I = V0 ओमेगा L और माइनस कोस ओमेगा t। ये समीकरण यहाँ से आपको प्राप्त हो जाती है। पर अपने तो तुलना करेंगे जब इन दोनों समीकरणों की, कौन सी की, एक तो इसकी V = V0 sin ओमेगा t की, ये जो वोल्टेज आपके पास में है, और दूसरे करंट की जो आपके पास में कितनी आ रही है, जो आपके पास में I =
ये I0 भी लिख दें तो भी कोस के रूप में आ रही है, यानी ये समीकरण साइन के रूप में और ये कोस के रूप में तुलना करेंगे तो दोनों होनी चाहिए एक ही टर्म के रूप में, यानी इसे भी अपने किस में बदल देते हैं, इसे भी हम लोग बदल देते हैं साइन के अंदर। ठीक है, तो साइन के अंदर अपने इसे बदल देंगे I इक्वल माइनस का V0 ओमेगा L, और ये बन करके आता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा जो है यहाँ पर आएगा, और इसे मैं अगर अंदर भेज दूँ माइनस को, तो आप सभी जानते हो कि साइन माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस के साइन थीटा के इक्वल होता है। यानी माइनस के साइन थीटा को अगर माइनस को मैं साइन थीटा के अंदर भेज दूंगा तो ये जो अंदर थीटा लिखा गया कंप्लीट, ये किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो ये माइनस और ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। यानी आपके पास में जो आई का मान आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा V0 ओमेगा L, V0 ओमेगा L, और साइन ये आगे पीछे हो जाएंगे, ये बनेगा ओमेगा टी और ये बनेगा माइनस का पाई बटा 2। क्या बनेगा, माइनस का पाई बटा 2। माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस का और ये बन जाएगा प्लस का। यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2। ठीक है, ये समीकरण आपके पास में 2 आ जाती है, और इसे अगर अपने लिखें तो समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 के अंदर आप लोग देख सकते हो, पहले मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बटा 2। दूसरा आपने यहाँ देखा ये मान किसके इक्वल है, ये मान है V0 अपॉन ओमेगा L इक्वल I0। इसे इस साइड ले आओ, V0 अपॉन I0 किसके बराबर है, ओमेगा L के बराबर है। किसके बराबर है, ओमेगा L के बराबर है। तो इसे यहाँ लिखो आप लोग V0 अपॉन I0 इक्वल ओमेगा L। अब देखिए ये जो आपके पास में ओमेगा L आया है, इसे अपने जानते हैं प्रतिघात के नाम से। किसके नाम से, प्रतिघात के नाम से। इसे प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात। ठीक है, ओमेगा L जो आपके पास में क्या है, प्रतिघात है। और ये कौन सा प्रतिघात है, तो ये आप लोग बताओगे कि ये प्रेरकीय प्रतिघात है। ठीक है, कौन सा प्रतिघात है, ये प्रेरकीय प्रतिघात है। दूसरा आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि V0 अपॉन I0 किसके इक्वल है, ओमेगा L के इक्वल है। तो ये जो मान आपके पास में आया है, इस मान के मात्रक और विमान जो है वो किसके बराबर आने चाहिए, प्रतिरोध के बराबर आने चाहिए। तो इसका मात्रक क्या होगा प्रतिघात का, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो V0 अपॉन I0 बराबर होता है R के, परंतु अभी बराबर किसके, ओमेगा L के, यानी किसके बराबर है, प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर है। परंतु यहाँ से अगर इसका मात्रक निकाला जाएगा तो इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक वही आएगा जो मात्रक किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। और प्रतिरोध का मात्रक आप सभी जानते हो ओम होता है। तो प्रेरकीय प्रतिघात का अगर आपको मात्रक देखना हो तो क्या आएगा, ओम आएगा। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। इस साइड मैंने जितनी बातें लिखी है वो सारी बातें आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यानी बिना डेरिवेशन के भी ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको एक तो पता चलेगा कि जो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ आपके पास में होता है उसके अंदर वोल्टेज और करंट जो है उनमें से किसका कलांतर ज़्यादा होता है और किसका कम होता है, यानी इन दोनों में से कला के हिसाब से देखा जाए तो कौन आगे होता है और कौन पीछे होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो वोल्टेज जो है वो क्या है, करंट से आगे है, या आप लोग बोल सकते हो करंट जो है वो वोल्टेज से क्या है, पीछे है। और कितनी पीछे है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो 90 डिग्री जो है उसका डिफरेंट है, यानी करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे है किससे, जो आपके पास में वोल्टेज है उससे। ठीक, दूसरा यहाँ से आपको पता चल रहा है कि XL जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा L के बराबर है, यानी प्रेरकीय प्रतिघात जो आपके पास में आ रहा है वो आवर्ती ओमेगा के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, ये कोणीय आवर्ती है, ओमेगा इक्वल 2πf, रेखीय आवर्ती होती है उसके भी ये क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इनमें संबंध अगर आप देखोगे, ग्राफ खींचोगे तो आपको समानुपाती का ग्राफ मिलेगा। और ये दो समीकरण आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है, एक तो समीकरण 1 और एक समीकरण 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर, और इसके कला आरेख और ज्या आरेख जो है उन्हें खींचते हैं। तो देखिए इनके अगर कला आरेख और ज्या आरेख हम लोग खींचे तो कला आरेख और ज्या आरेख खींच दीजिए। सबसे पहले ज्या आरेख खींच देता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले
ये ज्या आरेख है, ज्या आरेख, और इस साइड अपने इसका खींच देंगे कला आरेख। कला आरेख कोई फेजर आरेख बोलते हैं। कला आरेख जो आपके पास में, इसी को अपने किस नाम से जानते हैं, फेजर आरेख के नाम से जानते हैं। तो ज्या आरेख अगर खींचोगे आप लोग तो ये वाला आपको ज्या आरेख इसमें प्राप्त हो जाएगा। ये किसके लिए मान लें, अगर अपने वोल्टेज के लिए अगर आप लोग मान लेते हो तो ये V0 मान आएगा। इस तरफ वोल्टेज अगर हो तो ये वाला मान जो है ये किसका है, वोल्टेज का है। इसे मैं 2 पाई और इसे पाई लिख देता हूँ। ये फिर कितना आएगा, पाई बटा 2 आएगा, और ये आएगा 3 बटा 2 पाई। ठीक है, तो ये वोल्टेज के लिए हम लोगों ने ग्राफ जो है वो खींच दिया। इसी तरीके से कला आरेख में भी सिर्फ वोल्टेज के लिए एक बार बना रहा हूँ, बाकी बनाऊंगा बचा हुआ। तो इस साइड एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है, और यहाँ अगर वोल्टेज के लिए आप लोग ग्राफ खींचते हो तो V0 L ओमेगा T। ठीक है, ये वाला आपको ग्राफ जो है वो प्राप्त हो जाएगा। V0 भी आप लोग यहाँ लिख सकते थे, मैंने V0 L लिख दिया है, आपकी मर्जी है V0 या V0 L। V0 L मैंने लिखा था इसलिए कि ये प्रेरकीय प्रतिघात जो है उसके, ये प्रेरकीय जो वोल्टेज का परिपथ होता है उसके लिए हमने खींचा है। अब देखिए आपको ग्राफ किसका और खींचना है इसके अंदर, अब आपको इसके अंदर ग्राफ खींचना है करंट के लिए। तो करंट के लिए अगर आप लोग सबसे पहले ज्या आरेख खींचोगे तब आपका वो ग्राफ होना चाहिए 90 डिग्री पीछे। 90 डिग्री पीछे होने का मतलब है कि जो मान वोल्टेज वाले का 0 डिग्री पर प्राप्त हुआ था वो मान इसका मिलना चाहिए 90 डिग्री पर। ठीक है, 90 डिग्री पर मिलना चाहिए, और जो मान इसका ये इस तरीके से, और ये 90 डिग्री आगे जाकर के क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, यानी ये इससे क्या है 90 डिग्री पीछे है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका ग्राफ जो है वो खींच सकते हो। इसे डैश डैश लाइनों से दर्शा देना अलग करने के लिए इस तरीके से। और आपके पास में ये वाला जो मान है ये किसका है, I0 का है। अगर यहाँ क्या लेते हो आप लोग, I लेते हो, तो ये ग्राफ किसका कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है इसका कला, ये ज्या आरेख। कला आरेख के अंदर अगर आप लोग इसे खींचो तब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ जो गुणनशील सदिश आप लोगों ने V0 से लिख दिया है ये वोल्टेज के लिए, और करंट का जो गुणनशील सदिश आएगा आपके पास में वो आएगा I = I0 sin ωt माइनस पाई बटा 2 से। तो I0 जो आपका आने वाला है वो क्या होगा, 90 डिग्री पीछे होगा। किससे, इससे। तो इससे अगर 90 डिग्री पीछे है तो ये बनेगा इस साइड, इससे कितना पीछे रखते हुए, 90 डिग्री पीछे रखते हुए। तो ये जो इसका ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ आ जाता है, इसका कला आरेख आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके ज्या आरेख और कला आरेख जो है वो बनाने। कला आरेख जो आप लोग खींच रहे हो इन्हें आप लोग वर्त जो अपने बनाए थे उनके साथ भी बना सकते हो। जैसे कुछ एक बुक्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो वर्त के साथ में इन्हें बनाया गया है। तो आप लोग इसके चारों ओर क्या बना सकते हो, सर्कल भी बना सकते हो, जैसे शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये आपको प्राप्त हो जाते हैं इसके लिए कला आरेख और ज्या आरेख। दूसरा इसके साथ में देखिए, अगर आप लोग आवर्ती और प्रेरकीय प्रतिघात जो आपके पास में है इनके लिए अगर ग्राफ खींचना चाहो तो वो ग्राफ आपको कैसा प्राप्त होता है, वो ग्राफ आपको प्राप्त होता है समानुपाती। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग एक ग्राफ खींच सकते हो एक्स एल और ओमेगा एल के लिए। यानी अगर आप लोग ओमेगा को बढ़ाते हो तो एक्स एल जो है इस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, आपको समानुपाती प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा आपको यहाँ से दिख रहा है एक्स एल इक्वल ओमेगा एल, एक्स एल इक्वल ओमेगा एल। यहाँ से आपने देखा एक्स एल जो है वो ओमेगा के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा आप लोग इसके अंदर ये भी जानते होंगे कि जो दिष्ट धारा होती है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसके साथ में लिखता हूँ कि जो दिष्ट धारा होती है उस दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए ओमेगा का मान क्या होता है, 0, जिससे एक्स एल जो है वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी दिष्ट धारा जो आपके पास में होती है उसके लिए आवर्ती ओमेगा का मान कितना होता है, 0, जिसकी वजह से एक्स एल जो है वो कितना आ जाता है आपके पास में, 0 आ जाता है, जिससे कुंडली जो है वो दिष्ट धारा के मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं कर पाती है। ठीक है, अगर आप लोग इसे क्या कर देते हो, दिष्ट धारा जो है उस दिष्ट धारा के मार्ग में लगा देते हो तो एक्स एल उसके लिए कितना आएगा, 0 आएगा।
ठीक है। अगर आप लोग क्या कर देते हो, जो दिष्ट धारा कहीं से जा रही है उसके बीच में अगर आप लोग कुंडली लगा देते हो, प्रेरकत्व लगा देते हो, तो प्रेरकत्व के लिए एक्स एल जो है उसका मान कितना प्राप्त होता है, 0। क्यों? क्योंकि ओमेगा एल इसका फॉर्मूला होता है और ओमेगा का मान दिष्ट धारा के लिए कितना है, 0 है। तो दिष्ट धारा परिपथ के बीच में अगर आप लोग प्रेरकत्व को जोड़ देते हो तो ये किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा, जितनी धारा आई है उतनी की उतनी धारा जो आगे चली जाएगी। तो दिष्ट धारा के मार्ग में आप लोग क्या कर सकते हो, इसे लगा सकते हो। आई बात समझ में? अब देखिए आगे इसके अंदर अपने शुद्ध प्रेरक के परिपथ जो है इसमें क्षयित होने वाली या व्ययित होने वाली शक्ति का मान अगर ज्ञात करें तो देखिए शक्ति का मान कितना आएगा। तो अब अपना टॉपिक आता है इसी के अंदर कि इस परिपथ में व्ययित या क्षयित शक्ति कि जो शक्ति क्षय हो रहा है, इस शक्ति क्षय का मान आपके पास में कितना आएगा। तो आप लोग जानते हो शक्ति जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P = VI होता है। अगर इस फॉर्मूले को आप लोग इसके अंदर लिखते हो तो P = आपको क्या मिलेगा, V0 sin ωt और क्या मिलेगा, I0 sin ωt - π/2। तो P = मिलेगा V0 I0 sin ωt और sin ωt - π/2। इसे उसी तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो कि यहाँ से माइनस कॉमन लोगे और माइनस को बाहर निकाल लोगे। देखिए कैसे, यहाँ से माइनस को अगर आप लोग कॉमन लो sin ωt और sin ये बनेगा 90 - ωt और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो माइनस का V0 I0 sin ωt और sin 90 - थीटा क्या होता है, cos ωt होता है। तो ये क्या बन जाएगा, cos ωt बन जाएगा। तो इस समीकरण को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर देते हो, देखिए बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है इसका। ऐसा डेरिवेशन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका उल्टा किया था, इसे फिर से वही बना रहे हैं जो शुरुआत में था। देखिए ऐसे ही तो बनाया था आपने, अपने पास में cos ωt तो था माइनस का, जिसे हम लोगों ने किस में बदल दिया था, sin ωt - का π/2 में बदल दिया था। अब इसे मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, फिर से माइनस के cos ωt में बदल रहा हूँ। अब ऊपर नीचे 2 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बनेगा 2 sin ωt cos ωt/2 और ये वाला फॉर्मूला आप लोग जानते हो किसका होता है, ये होता है P = V0 I0/2 और sin 2ωt। ये किसका सूत्र होता है, sin 2ωt का सूत्र होता है। तो ये आपके पास में व्ययित होने वाली शक्ति का मान जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो व्ययित होने वाली शक्ति का मान अगर आप लोग देखोगे, शक्ति क्षय का अगर मान यहाँ से देखा जाए तो आप लोग देख सकते हो कि आपको प्राप्त तो क्या होगा, साइन वेव ही होगा। यानी शक्ति क्षय जब आप लोग बात करोगे तो इससे जो आपके पास में ग्राफ आने वाला है वो साइन वेव का ग्राफ ही मिलने वाला है, क्योंकि ये समीकरण भी किस में आ रही है, साइन में आ रही है। परंतु यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आवृत्ति जो है वो क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो आवृत्ति कितनी होगी, sin 2ωt। तो आवृत्ति हो जाती है दोगुनी, तो मिलेगी तो आपको साइन वेव, परंतु आवृत्ति कितना गुना होगी, 2 गुना होगी 2ωt। अब अगर यहाँ से आप लोग औसत शक्ति क्षय का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करो, औसत शक्ति क्षय का, औसत शक्ति क्षय। तो औसत शक्ति क्षय का अगर मान ज्ञात किया जाए, यानी इसका अगर औसत निकाला जाए तो वो आपको कितना मिलता है, 0 मिलता है। क्योंकि साइन थीटा, साइन 2 थीटा, 4 थीटा ऐसे मान जो आपके पास में आता है उनके लिए औसत मान कितना प्राप्त होता है, आपको 0 प्राप्त होता है। तो शक्ति क्षय का औसत मान जब आप लोग निकालते हो तो वो आपको कितना प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब एक पूरे चक्कर में प्रेरक जो होता है उससे औसत शक्ति क्षय जो होती है, उस औसत शक्ति क्षय का मान हमें कितना प्राप्त होता है, तो उस औसत शक्ति क्षय का मान आपको प्राप्त होता है 0। ठीक है, औसत शक्ति क्षय का मान ज्ञात किया, किसके लिए ज्ञात किया, जो हमारे पास में प्रेरकत्व था उस प्रेरकत्व के लिए मान हम लोगों ने ज्ञात किया है। ठीक है, तो ये एल वगैरह आप लोग लगाना चाहो तो आपकी मर्जी है, वरना सीधा भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अपने तो अलग अलग टॉपिक कर रहे हैं। तो औसत शक्ति क्षय का मान कितना प्राप्त होता है, आपको 0 प्राप्त होता है। तो ये भी आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि जो शुद्ध प्रेरक के परिपथ होता है उससे औसत शक्ति क्षय जो होती है उसका मान कितना प्राप्त होता है, तो औसत शक्ति क्षय का मान आपको प्राप्त होता है 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने ग्राफ खींचते हैं। किनके मध्य ग्राफ आएगा, एक तो आपका आने वाला है वोल्टेज के मध्य, एक आने वाला है करंट के मध्य, एक आप लोग बनाओगे शक्ति के लिए और एक बनाएंगे अपने चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल एल आई के लिए। इसके एक पूर्ण चक्र के लिए अगर ग्राफ खींचा जाए तब देखिए क्या आएगा।
देखिए फाई इक्वल आपके पास में जो होता है वो क्या होता है, फाई इक्वल होता है आपके पास में एल आई। फाई इक्वल क्या होता है, एल आई। तो फाई जो है वो आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये तो आपको पता ही है कि फाई इक्वल क्या होता है, एल आई। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है। तो फाई इक्वल तो आपका आता है एल आई, और फाई जो है वो आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए इसके अंदर आप, तो अगर आप लोग ग्राफ खींचो किसके मध्य, एक तो फ्लक्स के मध्य, एक धारा के मध्य, एक वोल्टेज के मध्य और एक शक्ति के मध्य, तब देखिए ग्राफ आपको कैसे प्राप्त होंगे। इस साइड में ग्राफ बना देता हूँ और उससे अपने चुंबकन और विचुंबकन की किसी कुंडली की व्याख्या करनी है, तो उस व्याख्या को हम लोग एक साइड में करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसका ग्राफ बना देते हैं, इसमें और इन सब के मध्य। देखिए सबसे पहले आप लोग ग्राफ बनाओगे ये वाला, इस साइड समय, ये टोटल टाइम अगर t है तो ये टाइम आपका आता है t/2, ये आएगा t/4, और ये कितना आने वाला है आपके पास में 3t/4। ठीक है, तो ये मान जो आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर ये ग्राफ किसके लिए खींचा है आप लोगों ने, आई के लिए खींचा है, तो फाई वाला जो ग्राफ आएगा ये इससे थोड़ा ऊपर से होकर के गुजरेगा ऐसे। हालांकि ग्राफ थोड़ा बड़ा बन गया है, इसे थोड़ा छोटा बनाना आप लोग, क्योंकि अगर इतना बड़ा अपने ग्राफ बनाएंगे तो शक्ति का ग्राफ इससे काफ़ी ऊपर चला जाएगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने शुरुआत में समीकरण लिख रखी थी, उन समीकरणों में आप लोगों ने देखा था v इक्वल मिला था, v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी। ग्राफ थोड़ा छोटा बना लेना इसे आप लोग, तो v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी, और i इक्वल प्राप्त हुआ था I0 साइन ओमेगा टी माइनस का π/2, यानी करंट जो है वो क्या है, 90 डिग्री पीछे है। परंतु अब जो ग्राफ बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमें इसे क्या बोलना पड़ेगा, इसे बोलना पड़ेगा कि यहाँ वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री क्या है, इससे आगे है। तो बात तो एक ही है, एक तो वोल्टेज है, एक करंट है। तो करंट तो 90 डिग्री क्या है, वोल्टेज से पीछे है। अगर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, इसका मतलब वह वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री क्या है, आगे है। तो आगे का अगर आप लोग ग्राफ खींचना चाहो तो इस प्रकार से आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा वोल्टेज के लिए। थोड़ा ऊपर से शुरू करना इसे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ग्राफ खींच सकते हो इसका। ये आ जाएगा फिर आपका 3t/4, और ये आ जाएगा t/4। ये ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ आपने खींच रखा है आई के लिए, ये खींच दिया फाई के लिए, और ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है, वी के लिए है। अब अपना ग्राफ आता है किसका, पी का। पी के लिए अगर आप लोग ग्राफ खींचोगे तो उसके अंदर आपने देखा था आपको प्राप्त हो रहा था sin 2 ओमेगा टी, यानी ग्राफ तो आपको साइन का ही मिलेगा, परंतु आवृत्ति जो होती है उसकी कितना गुना होती है, तो उसकी आवृत्ति होती है 2 गुना, यानी 2 गुनी आवृत्ति के साथ में उस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, आपको खींचना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, यानी जितने समय में आपकी वोल्टेज और करंट एक चक्कर पूरा कर रहे हैं, उतने समय के अंदर आपकी जो शक्ति है वो कितने चक्कर पूरे कर जाएगी, 2 चक्कर पूरे कर जाएगी, क्योंकि आवृत्ति क्या है उसकी 2 गुनी है। तो साइन का ग्राफ खींचना है, परंतु आवृत्ति कितनी रखनी है, आपको 2 गुनी रखनी है। शक्ति वाले ग्राफ के अंदर आप लोग ये बात ध्यान रखना कि शक्ति वाला ग्राफ सबसे बड़ा बनाना है, मतलब सबसे ऊंचा बनाना है। क्यों, क्योंकि P इक्वल होता है VI। ठीक है, वैसे कोशिश ये करना इसे थोड़ा नीचा बनाना और इसे ऊपर रख लेना आप लोग। ये 4 चक्कर इन ग्राफ के पूरे होते हैं। तो ये ग्राफ जो हम लोगों ने बनाया है ये किसका है, शक्ति P का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आ जाता है शक्ति का। और ये जो हम लोगों ने ग्राफ बना रखा है ये वाला, ये V का है, यहाँ से होकर के जो गुजर रहा है ना, ये V का है, ये P का है, ये फाई का है और ये I का है। इस तरीके से आपको जो ग्राफ है वो एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ से आप लोग व्याख्या कर सकते हो किसकी, आप लोग व्याख्या कर सकते हो किसी भी प्रेरकत्व के अंदर प्रेरकत्व के चुंबकन और विचुंबकन की। तो प्रेरकत्व में चुंबकन और विचुंबकन की एक पूर्ण चक्र में व्याख्या के लिए देखिए कैसे अपने इसे सॉल्व करना पड़ेगा।
यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के अंदर चुंबकन और विचुंबकन की व्याख्या कीजिए। तो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के अंदर प्रेरकत्व में चुंबकन और विचुंबकन, प्रेरकत्व में चुंबकन और विचुंबकन, ठीक है। प्रेरकत्व जो आपके पास में है उसके चुंबकन और विचुंबकन की अगर आपको क्या करनी हो, व्याख्या करनी हो, तो उसकी व्याख्या के लिए आप लोग देखिए क्या करोगे। इसके लिए आप लोग एक कुंडली लेकर के चलोगे और उस कुंडली के अंदर अपने एक बिंदु ए लेंगे जिससे अपनी धारा क्या करवा देंगे, प्रवेश करवा देंगे। ये आपके पास में कोई एक क्रोड है और इस क्रोड के इस तरीके से आपने क्या कर दिए हैं, तार जो है वो लपेट दिए हैं। यहां से इस तरीके से आपने क्या कर दिया, तार जो है वो लपेट दिए हैं। तो इसके एक साइड तो बन जाएगा N और एक साइड इसके बन जाएगा S, ठीक है। ये कंडीशन आती है आपकी शुरुआत की चुंबकन की। तो N से क्षेत्र रेखाएं निकलेगी और S में करेगी प्रवेश। इस तरीके से S में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से अपने बिंदु A लेते हैं, यहाँ से B लेते हैं, यानी यहाँ पर A जो है इसमें धारा प्रवेश कर रही है और B से धारा जो है वो क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। सबसे पहले देखिए आप लोग इस चक्र को देखोगे 0 से लेकर के T/4 समय को, 0 से लेकर के T/4 समय को अगर देखा जाए तो इस समय के अंदर आप लोग देख सकते हो कि आपके पास में करंट जो है I जो है इसका मान क्या है, प्लस का है, और वोल्टेज जो है वो भी किसकी है, प्लस की है, जिससे शक्ति का मान आपके पास में जो आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का आएगा। यानी यहाँ पर शक्ति जो है वो कैसी होगी, धनात्मक होगी, यानी स्रोत जो है उस स्रोत से शक्ति जो है वो क्या होगी, ली जाएगी। अगर स्रोत से शक्ति ली जाएगी तो परिपथ के अंदर जो आपकी चुंबकीय क्रोड है इसका क्या होगा, चुंबकन होगा। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसका चुंबकन होगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपके पास में समय आता है T/4 से लेकर के T/2 का। तो इस समय के अंदर आप लोग देख सकते हो कि आपका I जो है वो तो अब भी किसका है, प्लस का है, परंतु V वाला ग्राफ जो है ये ग्राफ आप लोग देखिए किसका आया, माइनस का आया, जिससे P का मान आपके पास में कैसा आया, ऋणात्मक आया। तो इससे शक्ति जो है उसका मान ऋणात्मक आया, और शक्ति का मान जब ऋणात्मक आता है तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर शक्ति का होगा उत्सर्जन, यानी स्रोत को शक्ति लौटा दी जाएगी। अगर स्रोत को शक्ति लौटा दी जाती है तब आप लोग यहाँ से क्या करोगे, कुछ एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कम कर देना और बता देना कि यहाँ से शक्ति जो है इसे फिर से लौटाई जा रही है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब ये पहुँचेगा तब फिर से इसका क्या हो जाएगा, फिर से इसका हो जाता है विचुंबकन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ डायग्राम बनाना और उसमें बताना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चुंबकन हो रहा है, स्रोत से ऊर्जा जो है वो ली जा रही है। फिर ये चक्र आता है, इसके अंदर कुछ क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम करके बताना, और इसमें आप लोग दर्शाओगे कि यहाँ से शक्ति जो है उसका मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, और ऋणात्मक आने की वजह से यहाँ से शक्ति जो है वो फिर से स्रोत को लौटा दी जाएगी। यहाँ देखिए इसके अंदर आपके पास में I भी नेगेटिव है और V जो है वो भी नेगेटिव है, जिससे P का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इससे फिर से शक्ति जो है उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। परंतु अब की बार दिशा आप लोग देख सकते हो क्या है, विपरीत है। तो अब की बार डायग्राम तो आपको फिर से इसके जैसा ही बनाना पड़ेगा, परंतु आप लोग क्या करोगे, यहाँ से धारा की दिशा जो है इसे क्या कर दोगे, विपरीत कर दोगे। धारा की दिशा जो है इसे आपको क्या करना पड़ेगा, विपरीत करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा करने से जहाँ N है वहाँ S आ जाएगा और S है वहाँ N आ जाएगा, और ये वाला जो निशान है ये क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग जानते हो कि N से क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है और S जो है उसमें क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है। आपको अलग अलग डायग्राम के साथ में इसे बताना पड़ेगा। फिर आप लोग लास्ट चक्र में जब जाओगे, इस चक्र के अंदर आप लोग देखोगे कि आपके पास में करंट का मान तो क्या है, नेगेटिव है, परंतु V का मान क्या है, पॉजिटिव है, जिससे P का मान क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। यानी फिर से शक्ति या ऊर्जा जो है उसका क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का उत्सर्जन होने से फिर से इसका क्या हो जाएगा, विचुंबकन हो जाएगा, और यहाँ से कुछ क्षेत्र रेखाओं को कम करके आप लोग दर्शा देना, ठीक है। तो इस चक्कर के अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ऊर्जा जो है उस ऊर्जा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, चुंबकन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, चुंबकन हो रहा है, और यहाँ पर ऊर्जा का हो रहा है उत्सर्जन, जिससे क्या हो रहा है, विचुंबकन हो रहा है। और यहाँ पर फिर से ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है,
चुंबकन हो रहा है, परंतु अब की बार दिशा जो है वो कैसी है, विपरीत है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखोगे कि इसका मान तो नेगेटिव है, परंतु V का मान पॉजिटिव होने की वजह से P का मान कैसा आएगा, नेगेटिव। और जो आपके पास में शक्ति आने वाली है, ये जो ऊर्जा आने वाली है, इस ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी स्रोत जो है इसे ऊर्जा फिर से लौटा दी जाएगी और चुंबकीय पदार्थ जो आपके पास में है इसका क्या हो जाएगा, विचुंबकन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने चुंबकन और विचुंबकन जो है इसे समझा सकते हैं। तो इसके बचा हुआ पार्ट जो है इसे नेक्स्ट वीडियो में अपने कंप्लीट करेंगे।